राजगढ़ एक ऐसा राज्य जो अपनी वीरता, ज्ञान और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस राज्य का शासक राजा वर्धमान सिंह एक आदर्श राजा था। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण प्रजा की सेवा और राज्य की रक्षा में अर्पित कर दिया था। लेकिन उम्र के साथ शरीर थकने लगा और मन सिंहासन के उत्तराधिकारी को लेकर चिंतित रहने लगा। समर, मेरे पुत्र, राजा ने एक दिन युवराज को बुलाकर कहा, समय आ गया है कि तुम राज्य की जिम्मेदारियां संभालो। मैं अब चाहूंगा कि तुम मेरे साथ राजकाज में भाग लो। युवराज समर सिंह वीर था, घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण, लेकिन उसके भीतर एक स्वाभाविक अभिमान था। उसे लगता था कि वह किसी भी युद्ध को अकेले जीत सकता है, किसी की सलाह की उसे जरूरत नहीं। राजगुरु चरक ऋषि ने कई बार समझाया, राज्य चलाना केवल तलवार से नहीं होता पुत्र, यहाँ बुद्धि और धैर्य भी चाहिए। लेकिन समर सिंह को लगता, जब मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो बाकी सब बातें व्यर्थ हैं। राजा वर्धमान सिंह के आदेश पर अब युवराज समर सिंह राज दरबार में नियमित रूप से उपस्थित रहने लगा। वह राजकाज में भाग लेने लगा, परंतु उसका मन अक्सर दरबार की चर्चाओं से ऊब जाता। उसे लगता, राज्य चलाना तो कोई कठिन कार्य नहीं है, बस थोड़ी शक्ति और निर्णय चाहिए। एक दिन दरबार में एक समाचार आया, महाराज, सेनापति जयकेतु ने झुककर कहा, पूर्व दिशा से कुछ डाकुओं ने हमारे सीमांत गांवों पर हमला किया है। वहां के लोग डरे हुए हैं। समर सिंह तुरंत खड़ा हो गया, मैं स्वयं जाऊंगा उन्हें सबक सिखाने। राजा वर्धमान बोले, बेटा, युद्ध में जाने से पहले सभी पक्षों को जानना चाहिए। पहले पता लगाओ कि ये डाकू कौन है, क्यों आए हैं और क्या कोई बातचीत संभव है। पिता, डाकुओं से बातचीत नहीं की जाती, समर ने दृढ़ता से उत्तर दिया। मैं तलवार से उनका समाधान करूंगा। राजगुरु चरक ऋषि ने धीरे से कहा, अभिमान जब यथार्थ से टकराता है तभी उसका मूल्य पता चलता है। युवराज समर ने 100 घुड़सवारों के साथ सीमा की ओर कूच किया। कई गांवों से गुजरते हुए वह उस स्थान पर पहुंचा जहां हाल ही में डाकुओं ने हमला किया था। पर वहां पहुंचते ही उसने एक विचित्र दृश्य देखा। गांव जला हुआ नहीं था, लोग मरे हुए नहीं थे, बल्कि गांव के लोग किसी गुप्त स्थान पर छुपे बैठे थे। कौन हो तुम? समर ने एक बुजुर्ग से पूछा जो वहां छिपा बैठा था। महाराज, बुजुर्ग बोला, हमलावर कोई डाकू नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिन्हें 1 दशक पहले इसी राज्य ने बाहर निकाला था। वे हमारे ही पूर्वजों के वंशज हैं। समर चौंक गया। हमारा क्या अपराध था? उस बुजुर्ग की आंखें भर आईं। हमने तो बस जंगल के किनारे रहकर अपनी जीवनचर्या चलाई थी, लेकिन राजा के एक मंत्री कंकाल भट्ट ने हमें अपराधी कहकर राज्य से बाहर फेंक दिया। समर को अब एहसास हुआ कि हर समस्या की तलवार से नहीं, सत्य और न्याय से पहचान जरूरी है। रात को युवराज अपने शिविर में बैठा विचार कर रहा था कि एक वृद्ध लेकिन तेजस्वी पुरुष वहां आया। उसके वस्त्र साधारण थे, पर आंखें जैसे ब्रह्मांड की गहराई छू रही थी। तुम कौन हो? युवराज ने पूछा। मैं हूँ महिलराव, उस वृद्ध ने उत्तर दिया, इस धरती का पुत्र जिसे अन्याय ने वनवास में डाला। पर आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। मेरी परीक्षा? समर ने अचकचाकर कहा। महिलराव मुस्कुराया। तुम सिंहासन के उत्तराधिकारी बनना चाहते हो ना? तो सुनो, राजा बनने के लिए तलवार नहीं, करुणा, विवेक और त्याग चाहिए। मैं तुम्हें 3 परीक्षाओं में डालूंगा। यदि सफल रहे तो योग्य हो जाओगे, असफल हुए तो तुम्हारा राज्य छिन सकता है। महिलराव ने समर को एक गुप्त सुरंग के भीतर ले जाकर एक अत्यंत सुंदर नगरी दिखाई, जहाँ सोने की नदियां बहती थीं, हीरे की ईंटों से महल बने थे। वहाँ एक स्वर गूंजा, यदि तुम राजा बनना चाहते हो तो इनमें से जितना चाहो ले सकते हो, पर ध्यान रहे, जितना अधिक लोगे उतना राज्य से छिन जाएगा। युवराज का मन डगमगाया। इतनी संपत्ति! वह चाहे तो पूरा राजमहल ही फिर से बना सकता था, पर उसने आंखें बंद की और महिलाओं, किसानों और सैनिकों का चेहरा याद किया। वह बोला, मैं केवल राज्य की सेवा चाहता हूँ, संपत्ति नहीं। सुरंग धीरे धीरे अदृश्य हो गई और महिलराव ने सिर हिलाया। पहली परीक्षा में तुम सफल हुए। अब महिलराव युवराज को एक नगर के चौराहे पर ले गए जहाँ 2 व्यक्ति झगड़ रहे थे, एक किसान और एक व्यापारी। किसान बोला, मैंने इसे जमीन दी थी खेती के लिए, लेकिन अब यह उसे खरीदना चाहता है जब मेरी बेटी की शादी है और मैं पैसे की मजबूरी में हूँ। व्यापारी बोला, मैंने इस जमीन को उपजाऊ बनाया, अब यह अपना वादा तोड़ रहा है। महिलराव ने युवराज से कहा, अब निर्णय तुम करो। समर ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी, गांव के पुराने दस्तावेज देखे और तीसरे दिन एक निर्णय दिया। किसान को बेटी की शादी के लिए धन राज्य देगा और जमीन उस व्यापारी को उचित मूल्य पर दी जाएगी ताकि कोई अन्याय न हो। लोगों ने हर्ष ध्वनि की। महिलराव ने फिर कहा, दूसरी परीक्षा भी पूरी हुई। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा आई। इस बार युवराज को अकेले एक ऊंचे पर्वत पर भेजा गया जहाँ कोई रास्ता नहीं था। वहाँ उसे 3 दिन और 3 रात तक भूखे प्यासे रहना था, बिना किसी सहायता के। उस पर्वत की चोटी पर उसे एक दर्पण मिला। उसमें उसने जो देखा उससे वह कांप गया। दर्पण में वह स्वयं को एक निर्दयी राजा के रूप में देख रहा था, जिसके कारण गांव जल रहे थे, लोग मर रहे थे। क्या यही मेरा भविष्य है? समर ने भयभीत होकर पूछा। एक आवाज गूंजी, यदि तुम अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ोगे तो यही होगा। वह दर्पण के सामने बैठ गया, आंसू बहाते हुए बोला, हे निष्ठुर भविष्य, मैं अब तुम्हारा नहीं, मैं केवल अपने लोगों का सेवक हूँ। वह नीचे लौटा, बदल चुका था। महिलाओं को प्रणाम किया, ग्रामीणों से क्षमा मांगी, मंत्री कंकाल भट्ट की साजिशों का भंडाफोड़ किया। कुछ ही दिनों में समर सिंह एक नया चेहरा बनकर राजगढ़ लौटा। राजा वर्धमान सिंह ने उसकी आंखों में परिवर्तन देख लिया। राजगुरु चरक ऋषि बोले, अब यह केवल युवराज नहीं बल्कि एक राजा है, हृदय का राजा। महिलराव अंत में बोले, अब मैं लौटता हूँ जंगल को, जहाँ कोई राजा नहीं परंतु न्याय है। तुम राजगढ़ को संभालो और याद रखो, सिंहासन सेवा के लिए होता है, शासन के लिए नहीं। राजगढ़ राज्य में अब बदलाव की हवा बहने लगी थी। युवराज समर सिंह की सोच में आया, परिवर्तन अब दरबार से लेकर गांवों तक स्पष्ट दिख रहा था। वह प्रजा से संवाद करता, किसानों के बीच बैठता और राज्य के सच्चे हालात को समझ
समझने लगा था। राजा वर्धमान सिंह अब धीरे धीरे राजपद से हटकर युवराज को अवसर देने लगे, परंतु राज्य की सीमाओं पर शांति नहीं थी। उसी समय एक संदेश लेकर अर्जुन भट्ट, एक दूत, राज दरबार में आया। वह उत्तरगढ़ राज्य से आया था। वहाँ की राजकुमारी वैष्णवी, जो वीरता, विद्वता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थी, एक राजनीतिक दूतावास लेकर आई थी। दूत ने कहा, राजकुमारी वैष्णवी स्वयं आना चाहती हैं, एक प्रस्ताव के साथ, मित्रता और एकजुटता का। राजा वर्धमान ने मुस्कुराकर कहा, हम उसका स्वागत करेंगे। समर, तुम स्वयं सीमा पर जाकर उसका स्वागत करो। समर सिंह जब उत्तरगढ़ की सीमा पर पहुंचा तो वहाँ एक रथ में सजीव स्वरूप में वैष्णवी खड़ी थी। साधारण परंतु तेजस्वी वेशभूषा, आंखों में साहस और संवाद में स्पष्टता। वैष्णवी ने कहा, मैं कोई युद्ध नहीं चाहती समर सिंह, बल्कि दो महान राज्यों के मध्य एक बंधन, मैत्री, विकास और साथ का। लेकिन उसके लिए मुझे यह जानना होगा कि तुम राजा बनने योग्य हो भी या नहीं। समर चौंका, यह तो तुम्हारा प्रस्ताव है, परीक्षा मेरी क्यों? क्योंकि वैष्णवी बोली, राजा केवल अपनी जनता का नहीं, अपने पड़ोसी राज्य की उम्मीदों का भी बोझ उठाता है। तुम यदि मेरे राज्य के सहयोगी बनोगे तो पहले यह सिद्ध करो कि तुम्हारा वचन, निर्णय और साहस स्थिर है। समर और वैष्णवी के बीच विचारों का आदान प्रदान कई दिन तक चला। वैष्णवी चाहती थी कि समर यह साबित करे कि वह केवल तलवार नहीं, कलम और संवाद की भी ताकत जानता है। तभी एक समस्या खड़ी हुई। दक्षिणगढ़ राज्य ने राजगढ़ और उत्तरगढ़ दोनों के सीमावर्ती क्षेत्र में एक किला बनाना शुरू कर दिया। राज दरबार में बहस छिड़ गई। सेनापति जयकेतु ने कहा, यह हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप है, युद्ध ही एकमात्र उत्तर है। कंकाल भट्ट चुपचाप मुस्कुरा रहा था, जैसे वह चाहता था कि युद्ध हो और स्थिति बिगड़े। समर ने सबकी बातें सुनी और चुपचाप वैष्णवी की ओर देखा। वैष्णवी ने कहा, क्या तुम युद्ध के बिना यह मसला सुलझा सकते हो? समर ने निर्णय लिया। दक्षिणगढ़ के महाराज को एक व्यक्तिगत संदेश भेजा, जिसमें बातचीत के लिए निमंत्रण था। राजगढ़ के प्रेमपुरा स्थल पर, जो दोनों राज्यों की सीमा पर था। प्रेमपुरा में तीनों राज्यों के राजा एकत्र हुए। समर सिंह ने पहले बोलना शुरू किया, राज्य सीमाएं मिट्टी की दीवारें हैं। यदि हम एक दूसरे की आजादी को खा जाएं, तो अंत में सिर्फ राख बचेगी। युद्ध से भूमि तो मिल सकती है, परंतु विश्वास खो जाता है। दक्षिणगढ़ के राजा, जो युद्ध प्रिय थे, पहली बार सोच में पड़ गए। वैष्णवी ने उन्हें चुनौती दी, यदि आपकी भूमि पर आपका ही विश्वास नहीं रहा, तो आप किसके राजा हैं? 3 दिन तक चली इस सभा में अंततः एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। तीनों राज्यों ने सीमाओं को मान्यता दी, एक दूसरे की सांस्कृतिक संप्रभुता का आदर किया और त्रिदेशीय परिषद बनाने का निर्णय लिया। संधि के बाद समर सिंह और वैष्णवी एक बार फिर अकेले में मिले। समर बोला, तुम्हारी दृष्टि ने मुझे नेतृत्व की गहराई सिखाई। अब मैं समझता हूँ कि राज्य जीतना नहीं, जोड़ना होता है। वैष्णवी मुस्कुराई, और मुझे यह विश्वास हो गया कि राजगढ़ एक ऐसा साथी होगा जो तलवार से नहीं, विवेक से चलेगा। राजा वर्धमान ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, मैं राजगढ़ के महाराज वर्धमान सिंह अपने पुत्र समर सिंह को सिंहासन सौंपता हूँ। एक राजा जो सेवा, न्याय और बुद्धि से राज्य करेगा, और यदि वैष्णवी रानी बने तो यह राज्य स्वर्ग से कम न होगा। राज्याभिषेक का दिन था। राजगढ़ महल शंख ध्वनि, पुष्प वर्षा और हर्षोल्लास से गूंज रहा था। महाराज वर्धमान सिंह ने भारी मन और गर्व से अपने सिर का मुकुट उठाकर समर सिंह को सौंपा। अब तुम हो राजगढ़ के महाराज, उन्होंने कहा, पर याद रखना, असली परीक्षा अब शुरू हुई है। वैष्णवी ने युवराज बनने के बाद समर से कहा, अब जनता केवल तुम्हारा बल नहीं, तुम्हारी बुद्धि और न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि दरबार में एक विकट समाचार आया। महाराज, सेनापति जयकेतु ने कहा, पश्चिमी प्रांत नवगढ़ में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी है। वहाँ के किसान कहते हैं कि कर अधिक हैं और मंत्री उनका शोषण कर रहे हैं। समर सिंह चिंतित हो गया। उसने तुरंत महासचिव कंकाल भट्ट को बुलाया, जो लंबे समय से वित्त और प्रशासन देखता आया था। कंकाल भट्ट, क्या यह तुम्हारी विभागीय लापरवाही है? कंकाल मुस्कुराया, महाराज, विद्रोह तो हमेशा जनता का बहाना होता है, सत्ता को चुनौती देने का। अगर आप कहें तो हम सेना भेजकर इसे तुरंत कुचल सकते हैं। राजकुमारी वैष्णवी ने हस्तक्षेप किया, विद्रोह कभी हवा में नहीं उठता, उसके पीछे सच्चाई होती है। क्या हम बिना सुनवाई के उन्हें अपराधी ठहरा सकते हैं? समर अब दुविधा में था। अंततः उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं नवगढ़ जाएगा, लेकिन गुप्त वेश में। समर सिंह और वैष्णवी गुप्त रूप से नवगढ़ पहुंचे। वहाँ उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें भर आईं। किसानों की जमीन जब्त की जा रही थी, अनाज को कर के नाम पर जबरन उठाया जा रहा था और हर ओर भय का साया था। एक वृद्ध किसान भीमराम ने कहा, हमने राजा वर्धमान के समय को देखा है, तब न्याय मिलता था। अब तो मंत्री अपने लोग भेजकर हर खेत को लूट लेते हैं। जब समर ने पूछा कि ये आदेश किसके थे, तो भीमराम ने एक नाम लिया, कंकाल भट्ट। उसी समय कंकाल भट्ट दरबार में योजना रच रहा था। राजा राज्य से बाहर हैं और राजकुमारी भी। यही समय है कि सिंहासन पर नियंत्रण लिया जाए। मैंने सेनापति जयकेतु को अपने पक्ष में कर लिया है। कंकाल ने सैनिकों से महल की सुरक्षा हटवाई और राजकोष को अपने नियंत्रण में ले लिया। एक घोषणा करवाई गई, जब तक राजा लौटकर प्रमाण न दे, राज्य का शासन अस्थायी रूप से महासचिव के हाथों में रहेगा। परंतु कंकाल नहीं जानता था कि महिलराव अब भी जीवित था और उसने यह षड्यंत्र देख लिया था। समर सिंह और वैष्णवी ने तुरंत नवगढ़ से लौटकर राजधानी की ओर कूच किया। रास्ते में उन्हें महिलराव मिला। महिलराव बोले, समर, यह समय है न केवल राजा बनने का, बल्कि न्याय के लिए लड़ने का। सिंहासन वही पवित्र होता है जिसे सत्य की शक्ति संभालती है। राजा ने गुप्त रूप से वफादार सैनिकों और ग्राम सेना को संगठित किया। राजमहल को चारों ओर से घेर लिया गया। दरबार में समर सिंह ने प्रवेश किया और सिंहासन पर खड़े कंकाल भट्ट
से कहा, राज्य को चुराने वाला राजा नहीं, एक अपराधी होता है। तुम्हारा न्याय अब जनता तय करेगी। कंकाल हंसा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तभी भीमराम, वृद्ध किसान, सामने आया और उसने अपने पास सुरक्षित दस्तावेज, कर आदेश और हस्ताक्षर प्रस्तुत किए। राजगुरु चरक ऋषि ने आदेश दिया, महासचिव को गिरफ्तार किया जाए और जनसभा में न्याय किया जाए। राज्य के हजारों लोग एकत्र हुए। समर सिंह ने सबके सामने कहा, आज मैं केवल राजा नहीं, जनता का सेवक हूँ। आप सब मिलकर निर्णय करें, क्या एक विश्वासघाती मंत्री को राज्य में स्थान मिलना चाहिए? सभा से एक स्वर उठा, नहीं। कंकाल भट्ट को आजीवन वनवास की सजा दी गई और उसके धन से किसानों का कर्ज माफ किया गया। कुछ दिनों बाद राज्य में उत्सव मनाया गया। राजगढ़ और उत्तरगढ़ के एकीकरण का एक नया युग आरंभ हुआ। समर सिंह और वैष्णवी का विवाह धूमधाम से हुआ, लेकिन बिना राजसी दिखावे के, केवल जनता, सैनिक और किसानों के बीच एक खुले मैदान में। राजा समर सिंह ने शपथ ली, मैं तलवार नहीं, तराजू से राज्य करूंगा और हर राजाज्ञा से पहले किसान, स्त्री और सैनिक का नाम आएगा। राजगढ़ में नई सुबह का आरंभ हो चुका था। समर सिंह और वैष्णवी अब संयुक्त रूप से शासन कर रहे थे। राजा और रानी दो नहीं, एक विचारधारा बन चुके थे। जनता पहले। राजा समर सिंह ने सिंहासन पर बैठते ही पहली घोषणा की, अब से हर ग्राम में एक जनसभा होगी जिसमें किसान, स्त्रियां और सैनिक प्रतिनिधि होंगे। वही स्थानीय निर्णय लेंगे, दरबार केवल मार्गदर्शन करेगा। इस घोषणा से प्रजा हर्षित हुई। राज्य के हर कोने में सुधार की लहर दौड़ गई। कर प्रणाली को सरल बनाया गया, किसानों को बीज और सिंचाई के साधन मुफ्त दिए गए, स्त्रियों के लिए शिक्षालय बनाए गए। राजकुमारी वैष्णवी पाठशाला के नाम से सेना में पहली बार महिला दस्ते बनाए गए, जिनकी प्रमुख बनी वीरांगना रत्ना देवी। राजा और रानी ने महल छोड़कर एक सामान्य भवन में निवास करना शुरू किया ताकि वे प्रजा के और पास आ सकें। रानी वैष्णवी ने विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें ग्रामीण महिलाएं, दाइयां, जड़ी बूटी जानने वाली वृद्धाएं और शिल्पकारिणियां आईं। राज्य तभी उन्नत होता है, वैष्णवी बोली, जब उसकी स्त्रियां शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हों। उन्होंने महिला पंचायतें गठित की जिनका कार्य था लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करना, विवाह में बलात् और दहेज को रोकना, विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देना और प्रत्येक स्त्री को अपने निर्णय लेने की आजादी देना। प्रजा ने रानी को नाम दिया जनमाता वैष्णवी। कुछ वर्षों बाद समर और वैष्णवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्णव सिंह। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई, पर समर सिंह शांत था। एक दिन रानी ने पूछा, क्या तुम पुत्र के जन्म पर प्रसन्न नहीं हो? समर मुस्कुराया, प्रसन्न हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि वह केवल इसलिए राजा बने क्योंकि वह मेरा पुत्र है। उसे जनता का सेवक बनना होगा। पहले एक विद्यार्थी, फिर एक कर्मयोगी। अर्णव को एक सामान्य विद्यालय में भर्ती कराया गया, जहाँ वह अन्य बच्चों के साथ पढ़ता, मिट्टी में खेलता और गरीबों के साथ भोजन करता। राजगुरु चरक ऋषि उसे पढ़ाने स्वयं आए और महिल राव ने उसे जंगलों में जीवन के पाठ पढ़ाए। एक दशक बीत चुका था। राजगढ़ अब उत्तर, दक्षिण और पूर्व के कई छोटे राज्यों का सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। समर सिंह ने एक महासभा बुलाई जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभा में समर सिंह ने कहा, राज्य की सफलता मेरे या वैष्णवी के कारण नहीं, आपकी सहभागिता से है। अब मैं चाहता हूँ कि एक नया शासन ढांचा बने जहाँ राजा न हो बल्कि लोक शासन हो। सभा स्तब्ध थी। वैष्णवी ने प्रस्ताव रखा, राजा अब केवल एक मार्गदर्शक होगा, निर्णय जनता की परिषद और जनसभा लेंगी। राज्य का हर नागरिक अब उत्तराधिकारी होगा, सिंहासन अब जन सिंहासन होगा। समय बीतता गया। वृद्धावस्था में समर सिंह ने महल छोड़कर हिमालय के निकट एक आश्रम में निवास किया, जहाँ वह युवाओं को शासन, नैतिकता और सेवा की शिक्षा देता। एक दिन वृद्ध समर सिंह ने अपने पुत्र अर्णव को पास बुलाकर कहा, बेटा, राजा वही होता है जो स्वयं को सबसे छोटा समझे। मैं अब इस शरीर को त्याग रहा हूँ, पर मेरी आत्मा हर किसान, स्त्री और सैनिक में जीवित रहेगी। उनके अंतिम शब्द थे, राजा बनो मत, जन बनो, तभी सच्चा राज्य मिलेगा। राजगढ़ का स्वर्ण युग। समर सिंह की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में 7 दिन का मौन रखा गया, पर वह मौन दुख का नहीं, श्रद्धा का था। राजा अर्णव सिंह ने अपने पिता की नीति को आगे बढ़ाया। उसने राजमहल को जन पुस्तकालय में बदल दिया। हर गांव में समर वैष्णवी द्वार बनाए गए और हर बच्चे को एक शपथ दिलाई गई, हम राजा नहीं सेवक बनेंगे। राजगढ़ अब एक प्रेरणा स्थान बन चुका था और समर सिंह की गाथा पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक राजा था जिसने तलवार फेंकी और तराजू उठाया, जिसने राज्य को सिंहासन से नहीं, हृदय से जीता।